नमस्कार। परख के इस विशेष कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर। बातचीत के इस भाग में हम अनुवाद और भारतीय भाषाओं में समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, लेखन में आने वाली चुनौतियां और भारतीय भाषा कार्यक्रम CSDS के पिछले अनुभवों को लेकर आखिर अनुवाद, सैद्धांतिकरण और उससे जुड़े हुए कई प्रश्नों पर बात करेंगे। चलिए बातचीत का दायरा अब घुमा के दोबारा वहीं पर ले आते हैं जहां पर हम बैठे हैं, सेंटर पर। और आप जब सेंटर में आए, और जैसा कि अभी आपकी बातचीत में एक चीज़ स्पष्ट हुई, वो ये है कि बौद्धिक सक्रियता। और ये मैं इस बात से सहमत हूँ कि आप जब कम्युनिस्ट पार्टी में थे तब भी आप मूल तौर पर बौद्धिक काम कर रहे थे। सेंटर में जो आपका योगदान है उसको तो उस पर तो बहुत बात होगी ही, लेकिन दो चीज़ों पर मैं आपका आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ इशारतन। एक चीज़ है जो धीरू भाई रीडर जिस समय तैयार हुआ, धीरू भाई उस समय जीवित थे और मेरे ख्याल से पीटर डिसूजा के रीडर आने से काफ़ी पहले वो रीडर आ चुका था हिंदी में। और धीरू भाई का जो इंटरव्यू है और जो एक संक्षिप्त सी जीवनी आपने लिखी, वो अपने आप में बहुत क्लासिकल है, क्योंकि वो केवल धीरू भाई को एक व्यक्ति के तौर पर नहीं बल्कि जाति के एक सिद्धांतकार के रूप में हमारे सामने लाती है। एक शब्द, अगर मैं धीरू भाई वाली किताब और जो अनुवाद आपने रजनी कोठारी का किया, रजनी कोठारी रीडर के अंदर एक शब्द बार बार आता है, मध्यम मार्गी। क्या वो मध्यम मार्गी शब्द ने आपके वैचारिक बौद्धिक सक्रियता को अट्रैक्ट किया सेंटर में आने के बाद, जब आप दो तीन तरह के अलग अलग काम, सेकुलरवाद वाला, नारी वाला काम जब आप कर रहे थे, तो उन दो रीडर्स को तैयार करते समय ये जो एक जिसे कहा जाए कि एक मध्यम मार्गीय विमर्श में स्थापित होना या उसको इंगेज करना, उसको आप कैसे देखते हैं आज सेंटर से रिटायर होने के बाद? देखिए, जब मैं इन पुस्तकों के ऊपर काम कर रहा था तो आप समझ सकते हैं कि मैं मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद पढ़ते पढ़ते मैंने इन चीज़ों का अध्ययन करना शुरू किया था। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत नई लगती थी और बहुत आकर्षक लगती थी। मुझे लगता था कि भारतीय समाज को इनके ज़रिए हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जब रजनी कोठारी को पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि भाई जातियाँ इतनी स्थिर और जड़ नहीं है जितना स्थिर और जड़ बनाने का डिस्कोर्स हमें थमाया गया है। तो क्योंकि जातियों में परिवर्तन भी होते हैं, फिर पता लगा कि क्षत्रिय जाति एक ऐसी जाति है जो कि सबसे ज़्यादा मतलब इलास्टिक है, जिसके अंदर कई लोग क्षत्रिय हो सकते हैं, कई लोग क्षत्रिय नहीं हो सकते हैं। फिर अंबेडकर को पढ़ा तो लगा कि अंबेडकर का तो दावा ही है कि महार जितने थे वो सब पहले क्षत्रिय थे, उनको क्षत्रिय नहीं रहने दिया गया, इससे गिर के वो लोग अछूत बने। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे, ये दुनिया, नई बौद्धिक दुनिया, नए तथ्य, नई बातें CSDS में आने के बाद इन किताबों पे काम करते हुए मेरे सामने साफ हो रही थी। उसी वक्त मैंने, इससे पहले मैंने जो ट्रांसलेशन किए थे, मैं मानता हूँ कि वो बहुत अच्छे ट्रांसलेशन नहीं थे, हालांकि बहुत लोग उन ट्रांसलेशंस की तारीफ़ करते हैं, लेकिन मेरी अपनी समझ ये है कि CSDS में मैंने जो इन विद्वानों के ऊपर काम किया वो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए कि इन विद्वानों ने मुझे बहुत छूट दी। उन्होंने कहा कोई ज़रूरी नहीं कि आप अनुवाद करें, आप लिखिए। तो मैंने दरअसल अनुवाद है नहीं, वो सारा का सारा पुनर्लेखन है। तो पुनर्लेखन होने का नतीजा ये हुआ कि वो बहुत, खुद भी पढ़ता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। जब खुद भी पढ़ता हूँ तो कितना साफ है, छोटे छोटे वाक्य हैं, सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको अंग्रेज़ी का हवाला देखने की ज़रूरत पड़े। तो इससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि समाज विज्ञान हिंदी में एक तरीके से लिखा जा सकता है। और जो CSDS का लिबरलिज्म था, मैं इस खास बात कर रहा हूँ जिसका आपने जिक्र किया, मध्य मार्गी, CSDS का एक खास तरह का लिबरलिज्म था। अब आजकल क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन उस वक्त जब ये लोग सक्रिय थे और इनकी छाया में हम लोग काम करते थे, तो इनका, हाँ अभी भी मान सकते हैं। तो ये जो CSDS का जो उदारतावाद था, ये खास तरह का उदारतावाद था। मैंने इस बारे में कई बार सवाल भी पूछे। मैंने आशीष दा से पूछा कि आप कौन सा लिबरलिज्म अच्छा लगता है, तो आशीष दा ने कहा कि मुझे अमेरिकन लिबरलिज्म ज़्यादा पसंद है ब्रिटिश लिबरलिज्म के मुकाबले। तो मैंने उससे पूछा आप फ़र्क करके बताइए,
तो उन्होंने दरअसल मैंने आशीष दा, धीरू भाई, रजनी भाई और कुछ वरिष्ठ विद्वानों से बातें कर करके बहुत सीखा। आप तो जानते ही हैं कि मैं समाज विज्ञान की डिग्री लेके और समाज विज्ञान कोर्स में पढ़ के तो आया नहीं हूँ, है? ये तो मैंने कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर पढ़ के समाज विज्ञान सीखा। मार्क्सिज्म खुद भी एक उसी दिशा वैसे ही कुछ पढ़ाई लिखाई की तरफ ले जाता है, और बातें करके बहुत सीखा। तो धीरू भाई मुझसे इस बात को लेकर बहुत खुश रहते थे, बोले तुम बातें करते हो, ये अच्छी बात है। मतलब तो जो लोग बातें नहीं करते चुपचाप बैठे रहते थे, धीरू भाई उससे चढ़ जाते थे। वो कहते ये तो बोलते ही नहीं है बंदा, इससे क्या बात की जाए। तो जो CSDS में लंबी लंबी लोगों के साथ बैठ के की, कार में जा रहे हैं तो बहुत बात की। मेरा मानना है कि अगर मैं उन सारे घंटों को जोड़ दूं जो मैंने इन लोगों से बातें की, तो मैं पाऊंगा कि बहुत लंबी लंबी कक्षाएं थी जिनमें मैं एक छात्र की तरह बैठा था। और मैं इवन सुरेश शर्मा से बहुत दिलचस्प बातें होती थी। हालांकि वो भारतीय भाषा कार्यक्रम से मुतासिर नहीं थे और वो उसमें अड़ंगे भी डालते थे उसके अंदर, लेकिन वो उनके पास बहुत सी बातें होती थी जिनको आप सुन सकते थे और बहुत सी बातें सीख सकते थे। तो मैं एक सोखते की तरह था, एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह था। शुरू के 4-5 साल जो कुछ ये लोग सब बोलते थे वो मैं सब में सोख लेता था और उनके बारे में सोचता रहता था। फिर उन्हीं शब्दों और उन्हीं वाक्यों को मैंने अपने लेखों में इस्तेमाल करता था। मैंने देखा उनको इस्तेमाल करने से कुछ नई बात निकल रही है। तो उससे धीरे धीरे करके जो मार्क्सिस्ट शब्दावली थी और जो मार्क्सिस्ट तौर तरीके थे लिखने, बोलने, सोचने के, वो थोड़े मुझसे दूर होते गए और एक नए किस्म की भाषा, नए किस्म की शब्दावली जो है वो आती गई और सोचने का नया तरीका आता गया, मतलब जो वो मिलता गया। और ख़ासतौर से एक तो रजनी कोठारी का रीडर जब तैयार किया राजनीति की वो किताब करके, फिर धीरू भाई का रीडर सत्ता और समाज तैयार किया, आशीष दा का रीडर भी तकरीबन तैयारी रखा हुआ है, उसको इतना समय निकाल के उसको ठीक कर देना है। आप तो परिचित ही हैं उस पूरी स्थिति से। तो और फिर कुछ दूसरे विद्वानों के जो अनुवाद किए, तो मैंने पाया कि अनुवाद करने की प्रक्रिया में हम उन रचनाओं को और ज़्यादा गहराई से समझ पा रहे हैं। जब उनका भाषांतरण करते हैं तो ज़्यादा बातें समझ में आती हैं। कुछ रचनाओं का पुनर्लेखन करने का मौका मिला। जब खासतौर से पॉलिटिक्स इन इंडिया पे काम करना शुरू किया तो रजनी भाई ने कहा, मैं इस कमरे में बैठता था यहाँ पर और रजनी कोठारी सामने वाले उसमें बैठते थे, जो लाउंज है आजकल, वहाँ बैठते थे। उन दिनों वो अपने मेमोयर्स डिक्टेट करा रहे थे। तो मैं उनसे लगातार मिलता रहता था, बातचीत करता रहता था। तो उनका कहना ये, उन्होंने कहा भाई इसमें पुरानी हो गई किताब, 69 में लिखी थी, इसमें बहुत सारी बातें डेटेड हो गई हैं, वो निकाल दो उसमें से। तो मैंने कि मेरी कैसे हिम्मत है आपकी किताब में से, इतनी क्लासिक किताब, उस वक्त तो उसके 20 रिप्रिंट हो चुके थे उस किताब के, तो मैं कैसे मतलब उसको निकाल दूं। अरे तुम चिंता मत करो, तुम निशान लगा के ले आओ मेरे पास। तो मैंने पूरी पढ़ के अंग्रेजी वाली निशान लगा के ले आया। मुझे लगा ये सब चीज़ें पुरानी हो गई हैं। तो उन्होंने एक आध को छोड़कर उन्होंने कहा सब निकाल दो इसमें से। हमने इसमें क्या डालूं नया, कि वो तुमने मेरे रीडर में जो मेरे बहुत से विचार तैयार किए हैं वो डालो। तो उसमें बहुत लोग इस बात को समझ नहीं पाते। रीडर में एक किताब है, एक लेख है, सांप्रदायिकता का अष्टावक्र। रजनी कोठारी ने ऐसा कोई लेख जीवन में कभी नहीं लिखा है। वो हमने उनसे पूछा कि भाई साहब आपके पास कम्युनलिज्म में कोई आर्टिकल नहीं है? कि बोले अब मैं किताब लिख रहा हूँ, अलग से तो कोई लेख नहीं है। तो उनके लेखों में से सांप्रदायिकता पर उन्होंने जो विचार व्यक्त किए थे उनको मिला के मैंने वो लेख तैयार किया है। तो सांप्रदायिकता पे उनके 8 सूत्र हैं, मतलब अष्टावक्र से उसकी विकृति भी निकल के आ जाती है, मतलब जो है कि नहीं। तो उस पर उसका शीर्षक है सांप्रदायिकता का अष्टावक्र। इस तरीके से जो भारत में राजनीति किताब है उसमें मैंने उनके बहुत सारी नई सामग्री जो उन्होंने उस किताब के बाद 30-40 साल में लिखी थी उसमें से निकाल के उसमें जोड़ी, कहीं बॉक्स के रूप में, कहीं लेख के रूप में। तो वो अपने आप में, जब बाद में उन्होंने पूरी मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ी, बोले ये तो बिल्कुल नई किताब बन गई। इसलिए उन्होंने उसकी भूमिका में लिखा भी है कि ये उस किताब का अनुवाद नहीं है, ये एक नई किताब है जो केवल हिंदी में लिखी गई है। ये उन्होंने, रजनी कोठारी ने उसकी भूमिका लिखी है विशेष रूप से, ये उन्होंने उसमें लिखा है। तो इस दृष्टि से ये किताब, इन किताबों में काम करना मेरे लिए, मेरे बौद्धिक जीवन के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। और ये सब चीजें मैंने प्रैक्टिस के जरिए मतलब सीखी हैं। अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। मेरे विचारों में जो भी परिवर्तन हुआ है वो प्रैक्टिस के जरिए हुआ है, शास्त्र पढ़ के नहीं हुआ है। इतना शास्त्र पढ़ के मैंने उस परिवर्तन को पुष्ट किया है, तर्क खोजे हैं उस परिवर्तन के पक्ष, लेकिन मुख्य तौर पर परिवर्तन की शुरुआत जो है वो प्रैक्टिस के दौरान हुई है। इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जी, संयोग की बात है कि अनुवाद पे ही बात कर रहे हैं आप, मेरा सवाल भी वही है। तो आपने जो अनुवाद किया और जो अभी कहा, तो और अक्सर आपकी जो किताबें हैं उसके प्राकथन में
आप वोल्टर बेंजामिन को आप कोट करते हैं, और उसमें दो बीज शब्द हैं कि एक तो मूल कृति से स्वायत्तता और सह लेखक होने की इच्छा। तो आपने मतलब इस चीज़ का खूब अच्छे से मतलब वो किया है, निर्वाह किया है, लेकिन मतलब आपने तो कर लिया, ये बेहतर प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं बन पाया है। तो अनुवाद अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट है या वो कोई संस्कृति है, वहाँ ये छूट का माहौल क्यों नहीं बन पाता? ये इस बारे में आप बात बताएं। इसके मतलब इसके कारणों की श्रृंखला क्या है कि इस छूट का माहौल के आप कायदे से कर पाएँ, स्वायत्त होते हुए कर पाएँ, ये क्यों संभव नहीं हो पा रहा है? माने बावजूद कि 25 साल से आप मौजूद रहे हैं, आपने जो काम किया है वो उदाहरण के रूप में सामने रहा है। तो आपके अनुवादक वाला जो सेल्फ है आपका, उसके बहाने और नरेश जी ने जो सवाल पूछा और बृहत्तर अनुवाद की संस्कृति जो बृहत्तर स्तर पर हमारे देश में है, वो उस तरफ इशारा कर रहे थे। मैं उसके संस्थानगत पहलू के बारे में आपसे सुनना चाहता हूँ कि CSDS जैसे संस्थान में ही शायद यह संभव था, ऐसा मुझे आभास हुआ आपके कहने से, कि अनुवाद करना और अनुवाद इस तरीके से करना और उसके विभिन्न पक्षों का जो आपने खुलासा किया कि अनुवाद कैसा होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये क्या CSDS जैसी संस्था या CSDS जैसी कोई अन्य संस्था ही मुहैया करा सकती है? क्योंकि हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय और बहुत सारे ऐसे संस्थानों के हम हस्र देख चुके हैं। तो संस्थागत पहलू पर अगर आप कुछ लंबा बोल सकें। मैं इसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछता हूँ और थोड़ा सा इस पे प्रभात की बात और नरेश जी की बात को और आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि एक जर्नी, एक यात्रा हम लोगों ने की है और आपके साथ की है, आपके नेतृत्व में की है ये यात्रा यहाँ पे, कि जाहिर है जिस समय सांचा जैसी पत्रिका आई और बंद हो जा रही थी, है ना, EPW का सांचा, है ना, उस समय एक हतोत्साहित करने वाला माहौल था और एक चुनौती हम लोगों को लगती थी, खास तौर पर जो पढ़ते पढ़ाते आए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी से और जो देख करके आए थे कि इतने लोग हैं जो कि हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं और उनके लिए संसाधनों की कमी है। तो हमारे सामने ये सवाल था जब हम सराय में या भारतीय भाषा कार्यक्रम में ये काम कर रहे थे कि हमें ज़रूर करना है हिंदी में, क्योंकि हिंदी हमारी भाषा है जिस पर हमारा अख्तियार था। और पता ही नहीं चला अभय जी कि कैसे पूरा एक परिदृश्य बदल गया, समाज विज्ञान को लेकर बात करने या टेक्नोलॉजी को लेकर के बात करने का या मीडिया को लेकर बात करने का या किताबों का जो एक स्तर होता है कि उसमें गुणवत्ता उसकी क्या होनी चाहिए, विमर्श की क्या गुणवत्ता होनी चाहिए। अचानक पता ही नहीं चला कि इतने सारे लेखक हिंदी में लिख सकते थे, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जा सकता था और अभय जी इतना कुछ एक साथ कर सकते थे, है ना, जिससे कि परिदृश्य पूरा बदल जाए। तो एक सुखद यात्रा थी और जिसकी कल्पना हम लोग उस समय भी नहीं कर रहे थे, जिस समय हमने बुलाया था और कई विद्वानों ने भाषण दिया था, जो विमर्श छपा भी था हंस में, है ना, 2003 में। काफ़ी निराशाजनक बातचीत थी, है ना। तो जब कृष्ण कुमार उदाहरण के तौर पर बात करते हैं इस स्थिति की, ज्ञान और भाषागत चुनौतियों की, तो उनको सरस्वती याद आती है या पुराने, है ना, कि और वो धर्मयुग भी थोड़ा बहुत, साप्ताहिक हिंदुस्तान भी, लेकिन अभी तो शून्य दिखता था उनको। और वहाँ पर आना और बिल्कुल कैसे लगता है आपको ये सब और कैसे मुमकिन हुआ? जाहिर है हम सब महसूस करते थे कि उसकी ज़रूरत है, लेकिन ये संभव हो जाएगा ये आपने सोचा था? और नहीं तो प्रैक्टिस की क्या भूमिका थी इसमें? एक सवाल इसी में मैं जो ये अगले सेगमेंट में हम लेंगे सारे, ये चौथा सवाल
हाँ, ये चौथा सवाल भी इसी का अनुवाद वाला है। जितनी चर्चाओं का मैं हिस्सा रहा हूँ और थोड़ा बहुत जो भी अनुवाद मैंने किया है, उसमें एक सैद्धांतिक सवाल भी निकल कर आया है और मुझे लग रहा है कि उस सैद्धांतिक सवाल पर भी थोड़ी बहुत चर्चा हमें कर लेनी चाहिए। वो ये है कि अगर हम ख़ास तौर से सबाल्टर्न स्टडीज़ के नज़र से एक बार देखें, इतिहास लेखन और बाद में अभी वर्तमान में समाजशास्त्र, उसमें ऐसा लगता है कि, और ये आपके अब वाले काम में बहुत मुखर तौर पर भाषा के सवाल और उपनिवेशवाद वाला सवाल से जुड़ते वाला सवाल है। सवाल ये है कि एक वास्तविकता है जिससे हमारा परिचय हमारी भाषाओं में है, एक कॉन्सेप्चुअल एपरेटस है, एक अवधारणाओं का संसार है, वो अवधारणाएं जो इस वास्तविकता से बिल्कुल अलग हैं। हम दो स्तरों पर काम करते हैं। हम अवधारणाओं का अनुवाद इस वास्तविकता से करते हैं और दिलचस्प बात यह है कि जब हम उन वास्तविकताओं तक पहुंचते हैं तो उन वास्तविकताओं को हम घसीट कर उन अवधारणात्मक सांचों में ढालने की कोशिश करते हैं। इसके बरक्स जो हमारा भारतीय भाषा कार्यक्रम का अनुवाद, अगर हम उसको मूल लेखन कहें, जो मुझे उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि लगती है वो ये है कि वो हमें आज़ादी दे रहा है इस बात की कि हम कहीं हद तक उस ढांचे से निकल जाएं। ये हम सभी की प्रैक्टिस का हिस्सा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हम में से किसी ने भी इस विषय पर कुछ लिखा नहीं है। तो जो सैद्धांतिकरण वाला पक्ष है अभय भाई, आपके अपने काम में भी ये स्पष्ट तौर पे अभी नहीं आ रहा है, लेकिन ये प्रैक्टिस यहाँ इवॉल्व हुई है, ये इसका विकास हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि इस सैद्धांतिकरण की आगे की जो हमारी यात्रा हो उसको हम कैसे देखें। सबसे पहले नरेश ने जो बात पूछी थी वहाँ से मैं अपनी शुरुआत करूँगा। तो नरेश का कहना ये था कि ये आपने किया, लेकिन ये एक तरह की ये सबके लिए क्यों नहीं हो पाया। देखिए, इसमें दो बातें हैं और दूसरी बात का संबंध प्रभात ने कहा उससे है। उसके बारे में पहले बोल देता हूँ। ये केवल CSDS में ही संभव हो सकता था। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं आपसे सहमत हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ CSDS मेरा शिक्षक है। ये CSDS में जो मैंने काम किया, ये एक 20 साल लंबी कक्षा है जिसमें मैं छात्र की तरह अपना काम करता रहा। बार बार मुझे सवाल तोड़ने पड़े, बार बार मुझे चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जाने कितनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा मुझे, है? तो रविकांत ने जो कहा ना, जब शुरू में मैं 2 लोकतंत्र के 7 अध्याय और आधुनिकता के आईने में दलित के लिए काम करता रहता था इस कमरे में बैठा हुआ, सुबह 9 साढ़े 9 बजे आ जाता था और एक लंच तक अनइंटरप्टेडली बिना रुके हुए काम करता था। और लंच के बाद कुछ लोगों को परेशान करने के बाद फिर कुछ काम करने लगता था। तो उस वक्त मैं सोचता था कि पता नहीं कौन इन किताबों को पढ़ेगा, वो पाठक कौन होंगे, मुझे नहीं पता था। इसलिए जब विमोचन, जब लोकार्पण हुआ, पार्थ चटर्जी ने लोकार्पण किया और जब कृष्ण कुमार ने अपने भाषण में कहा कि अभय जी किताबें तो आपने संपादित कर दी हैं, लेकिन इनकी समीक्षा कौन करेगा, याद है कि नहीं, समीक्षक कहां से आएंगे। और वास्तव में खुद जब कृष्ण कुमार के पास मैं उन किताबों को लेके गया कि भाई साहब आप इसकी समीक्षा कर दी, उन्होंने समीक्षा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने, कृष्ण कुमार ने क्या कहा? बोले नहीं ये तो सब बहुत गरिष्ठ हैं। मुझे उनकी बात बहुत बुरी लगी। मैंने कई साल तक उनसे कोई बात नहीं की, कृष्ण कुमार से गुस्से में आके। बाद में फिर उनसे डायलॉग शुरू हुआ, लेकिन मुझे लगा अजीब बात है भाई, आप उसके लोकार्पण में भाग ले रहे हैं, हमने पुस्तकें भी प्रकाशित कर दी हैं, और आप जैसा जब आज हिंदी का समर्थक विद्वान भी अगर उसकी समीक्षा करने से, रिव्यू करने से इनकार करेगा, तो हम कहाँ, वास्तव में हम कहाँ से लाएंगे समीक्षा करने के लिए उसको। तो बहरहाल ये तो व्यक्तिगत बात रही। मैं वास्तव में मुझे नहीं पता था कि मैं जो कर रहा हूं उसका हश्र क्या होगा। धीरू भाई ने एक सीमा बना दी थी। धीरू भाई ये भारतीय भाषा कार्यक्रम धीरू भाई का मानस पुत्र है। उन्होंने एक सीमा बनाई थी कि CSDS में जो विद्वान काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, और CSDS का एक जो दायरा है, उस दायरे के विद्वान हैं, हम केवल शुरू में उनकी रचनाएं प्रकाशित करेंगे, उनकी रचनाओं पे काम करेंगे। वास्तव में सीमा तो बनानी ही थी, वरना तो कुछ नहीं हो सकता था, पागल हो जाते हम लोग करते करते। तो शुरुआत की जो किताबें हैं आप देखिए, वो इसी से संबंधित किताबें हैं। वो सीमा को बाद में हम लोगों ने प्रतिमान निकाल के तोड़ा। धीरू भाई की बनाई हुई इस सीमा को हम लोगों ने प्रतिमान निकाल के तोड़ा। अच्छा, जहां तक अनुवाद की छूट का सवाल है,
ये छूट मैं CSDS में आने से पहले खुद लेने लगा था अपने स्तर पर। जो वाल्टर बेंजामिन की बात आपने कही, तो ये चीज़ें व्यवहार में मैं उससे पहले मैंने पवन वर्मा की किताब द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास का अनुवाद किया, और सुनील खिलनानी की किताब द आइडिया ऑफ इंडिया का अनुवाद किया। उसके बाद में एक कंवलजीत की किताब थी जो अर्थशास्त्र के बारे में थी, उसका ट्रांसलेशन किया, और 4-5 और किताबें मैंने ट्रांसलेट की। तो उन किताबों का अनुवाद करते समय मैंने खूब जम के छूट ली। और उसका शायद ये भी था कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उन किताबों की वेटिंग करता और बताता कि आपने अनुवाद में ये चीज़ छोड़ दी, ये कर दिया, आपको ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। तो मैंने जो लिखा वो छप गया। मैंने अपने मन से अनुवाद किया और उस अनुवाद को बहुत पसंद किया गया। और जिनकी किताबें थी उन्होंने कहा कि भाई आपको, पवन वर्मा ने तो लिख के दिया मुझे कि ये तो आपने मूल से बेहतर कर दी मेरी किताब। हालांकि ये हो सकता है कि वो उदारतापूर्वक कह रहे हों, लेकिन मूल से बेहतर कर दी उन्होंने किताब। तो मुझे लगा कि ये एक तरीका है जिसके जरिए अनुवाद को और भी अधिक रीडर फ्रेंडली बनाया जा सकता है। अनुवाद को जब मैं CSDS में आया तो यहाँ पे तो सारे काम मुझे ही करने थे, सब कुछ छूट थी, नियम भी मुझे बनाने थे, नियमों को तोड़ना भी मुझे था, दोबारा फिर मुझे सारा काम मुझे करना, और कोई था ही नहीं यहाँ पे। पूरा तो देखा जाए तो वो एक ही व्यक्ति था जिसको वो हमारे उस वक्त बोर्ड के मैनेजर थे, सॉरी बोर्ड के चेयरमैन थे मदान साहब। तो वो अपनी खास तरह की अंग्रेजी में हमेशा बोलते थे, ओह दैट मीन्स बात स्टॉप्स विद यू। वो खास उच्चारण बोलते थे। तो ये इस तरीके से मैं प्रयोग और गलती करना और इन सब बातों में ये सब करने की मुझे छूट थी। और विद्वानों ने भी मुझसे कहा, वरिष्ठ विद्वानों ने भी कहा कि आप इसको कीजिए और इस तरह से कीजिए जो आपको बिल्कुल ठीक लगता है। और वो प्रयोग कुल मिलाकर मोटे तौर पे देखा जाए तो वो कामयाब रहा। मतलब जो है मुझे यकीन नहीं था कि ये कामयाब होगा लेकिन करने की एक जिद थी, मेहनत में खूब कर सकता था, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैं काम करते हुए आज भी नहीं थकता हूँ, लिखना पढ़ना अनंत काल तक मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई थकान नहीं होती। मुझे लगता है यही करने के लिए मैं पैदा हुआ। तो इससे जो एक इन किताबों की शुरुआती सफलता से जो एनर्जी पैदा हुई, सफलता हमेशा एक ऊर्जा पैदा करती है, इससे जो सफलता पैदा हुई उससे फिर और धीरे धीरे करके काम बढ़ता चला गया। जल्दी 5 किताबें आ गईं, और वो 5 किताबें बहुत सब्सटेंशियल थी, खूब मोटी मोटी किताबें थीं, उनमें खूब शास्त्र था। अच्छा, अब उसमें सवाल इस बात का है कि दूसरे लोग इस काम को इस तरीके से क्यों नहीं करते। इसमें मुझे लगता है कि एक व्यक्तिगत जिद की आवश्यकता भी है कि आप इस तरीके से करेंगे काम को, वरना क्या होता है कि आप फिर उस अंग्रेजी की रचना के रुआब में फंस जाते हैं। अंग्रेजी की रचना का रुतबा जो है वो आप पे गालिब हो जाता है, और आप फिर एक वाक्य पढ़ते हैं और तुरंत उस वाक्य का अनुवाद कर देते हैं। अच्छा, जब मुझे सराय से रांसियर की किताब अनुवाद करने को मिली, नाइट्स ऑफ प्रोलेटेरियत, तो उस पुस्तक को अनुवाद करने में मुझे 1.5 वर्ष से ज़्यादा का समय लगा। तो मैंने शुरू में 50 पेज अनुवाद किए उसके, और उसके बाद मैं किसी दूसरे ज़रूरी काम में लग गया, तो मैं 3-4 महीने फिर अनुवाद नहीं कर पाया। 3-4 महीने बाद जब मैंने वो 50 पेजों को दोबारा पढ़ा अनुवाद से, तो मैंने पाया कि तो ठीक अनुवाद नहीं है। ये पूरा मुझे एक नया मुहावरा ही इसके लिए, इस पुस्तक के अनुवाद के लिए, वरना इस पुस्तक का ऐसा अनुवाद होगा जो किसी की समझ ही भी नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है। तो मैंने अपना वो 50 पेज का किया हुआ अनुवाद खारिज कर दिया और उसको नए सिरे से उसको अनुवाद किया, जो मेरे ख्याल से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पूरी तरह मुकम्मल अनुवाद था, लेकिन पिछले अनुवाद जो किया था उससे बेहतर था, और वो ज़्यादातर लोगों तक पसंद आया और लोगों तक पहुँच पाया। तो पहली बात तो यह है कि अनुवाद एक ऐसी कार्रवाई है, ऐसी गतिविधि है जो कमोबेश विफल होने के लिए अभिशप्त है। ये गारंटी करना कि आप अनुवाद में हमेशा 100% कामयाब होंगे, ये बहुत मुश्किल है। ये होना बहुत मुश्किल है। और ये क्षोभ एक अनुवादक के तौर पर मेरे अंदर बहुत हमेशा रहा। जब फ्रांचेस्का उर्सिनी ने IIC में अपना जो अनुवाद के ऊपर एक वर्कशॉप किया, तो मुझे उन्होंने बुलाया उस वर्कशॉप में। उस वर्कशॉप में प्रोफेसर पार चटर्जी भी थे और भी कई विद्वान थे वर्कशॉप में। तो उसमें मैंने एक पर्चा रखा, जिस पर्चे में मैं समझता हूँ कि प्रतिमान निकलने की भूमिका उस पर्चे में थी। उस पर्चे का शीर्षक ये था कि ट्रांसलेशन इज नॉट ए रूम ऑफ आवर ओन, वर्जीनिया वुल्फ की रचना के आधार पर। तो वो मेरा कहना है कि अनुवाद के जरिए आप केवल समाज विज्ञान करना चाहें और भारतीय भाषाओं में लाना चाहें तो असंभव है, क्योंकि भारत में स्थिति क्या है
कि जो अनुवादक है और जो सोशल साइंटिस्ट है उसके बीच में एक बड़ी ज़बरदस्त हायरार्की है। जो सोशल साइंटिस्ट है वो, उसका भारतीय भाषा से कोई मतलब नहीं है, वो तो ऊपर बैठा हुआ है और वो गिद्ध दृष्टि से लगातार देख रहा है कि आपने उसके वाक्य का अनुवाद हिंदी में कैसे किया। आती है नहीं उसे हिंदी लिखनी, कुछ एक आध अपवादों को छोड़ के। अब सुधीर चंद्र को हिंदी लिखनी आती है, कृष्ण कुमार को आती है, ऐसे लोग तो बहुत कम हैं, क्योंकि वो हिंदी का अभ्यास नहीं किया। जो कुछ हिंदी जानते हैं वो भी भूल जाते हैं। तो फिर वो लगातार आपके ऊपर दबाव डालता है कि आप उसकी मक्षिका स्थाने मक्षिका शैली में उसका अनुवाद करें। वो आपको छूट देता नहीं है। अगर आप जिद करके कहें कि नहीं आप हम छूट, अब जैसे कि ज्ञानेंद्र पांडे ने एक बार मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि ये जो सबाल्टर्न स्टडीज़ का दूसरा वॉल्यूम है इसका अनुवाद हो गया, लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रहा है, आप जरा इसको देख लीजिए। तो देखने में तो मैंने देखा उसमें बहुत अजीब सा अनुवाद था कि बरछा उछाला वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या मतलब इस लिखा हुआ था। तो उन्होंने IIC में एक मीटिंग की, मेरी उनके बीच में हुई मीटिंग, बहुत पुरानी बात है। तो उन्होंने बताया कि देखिए ये सब जो पूरा वाक्य है ये हिंदी में जरूर लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ ये हिंदी में ही नागरी में लिखा हुआ है, ये अंग्रेजी का वाक्य है दरअसल। हाँ, सब देखिए, सब पूरी तरह अंग्रेजी की वाक्य रचना है। और अनुवादक का पहला काम यह है कि वो अंग्रेजी की वाक्य रचना के खिलाफ बगावत कर दे और हिंदी की वाक्य रचना में उसको लिखे। हमने शब्द, कठिन शब्द एक बार आप लिख सकते हैं, वो तो नीचे मतलब लिख दीजिए, लोग पाठक आपका मतलब समझ जाएगा। बहुत कठिन शब्द है, जैसे उर्दू का कठिन शब्द होता है, नीचे मतलब लिख देते हैं, मतलब लिख दीजिए उसका, वो तो एक बार बात चल सकती है। लेकिन जो वाक्य रचना अंग्रेजी की है, हिंदी में उस तरह से नहीं लिखा जाता। हिंदी की वाक्य रचना के मुताबिक लिखने की कोशिश कीजिए, आपका अनुवाद अपने आप में ठीक अच्छा हो जाएगा। तो इसमें एक जिद करनी पड़ेगी एक चीज़ को। अब जैसे जब वो किया सुनील खिल्लानी वाली किताब का किया, तो वो जब कवर बन के मेरे पास आया तो उसमें मेरा नाम ही नहीं था कवर के ऊपर। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा, अशोक मछली से इसमें अनुवादक का नाम क्यों नहीं है? कि वो तो नहीं जाएगा जी। बोले हमने तो छपेगी भी नहीं किताब फिर ये। मैंने अगर नाम नहीं जाएगा तो किताब नहीं, नाम भी जाएगा और अनुवादक का परिचय भी जाएगा इसके अंदर, दोनों जाएंगे तो छपेगी किताब। फिर छप हुआ वैसा। तो आपको अपने आप अनुवादक के जो अधिकार हैं, अनुवादक की जो स्वायत्तता है, उसकी दावे, तब तो हम CSDS में नहीं आए थे उस वक्त तक, हैं, हमने उसकी दावेदारी भी करनी पड़ेगी। हिंदी के पक्ष में आपको, हिंदी में आप टेक्स्ट भाषांतर कर रहे हैं, आपको उसका दावा भी करना पड़ेगा। आपको जो सोशल साइंटिस्ट की जो बेहुदा किस्म की मांगें होती हैं, उन मांगों को तिरस्कार के साथ देखना पड़ेगा। उनको समझाना पड़ेगा कि ये आपका काम नहीं है ये बताना कि कैसे अनुवाद हो, ये हमारा काम है, आपने हमें दिया है, आपने अंग्रेजी में किताब लिख दी है, अब घर बैठिए, हम आपको हिंदी में लिख के दिखाएंगे, ऐसे लिखी जाती है किताब। तो ये सब काम करने पड़ेंगे आपको अपना पारिश्रमिक भी जम के मांगना होगा। अनुवादक बहुत कम पैसे पे मान जाता है। मैंने बहुत अनुवाद से काफ़ी पैसे भी कमाए हैं और बाद में अनुवाद के बहुत पैसे मैं लेता था, इसलिए मेरे अनुवाद कम आते थे, लेकिन जो आते थे अनुवाद उसका मैं अच्छा खासा धन उनसे वसूलता था। तो ये सब करने होंगे, तब कहीं जाके अनुवादक के तौर पर आपका सिक्का जमेगा और एक क्षेत्र तैयार होगा, उससे एक फील्ड तैयार होगा, मतलब उससे, जिसमें आप अनुवादक अपनी पूरे वैभव के साथ में, अपने पूरे दबंग अस्तित्व के साथ में मौजूद होगा कि भाई हमने की है, ये हमारी भी रचना है, हम इसके सहलेखक हैं। तब कहीं जाके बेंजामिन ने जो हमें सुझाव दिए हैं, उन सुझावों को एक हद तक ज़मीन पर उतारा जाएगा। ये सब कहने के बावजूद अंत में मैं यही कहूँगा कि अनुवाद एक ऐसा काम है जो कि कमोबेश विफल होने के लिए अभिशप्त है। उसको बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर उसमें अगर सफलता प्राप्त चाहते हैं, और उसी तरह समाज विज्ञान को भारतीय भाषाओं में लाना है, अगर भारतीय भाषाओं में विमर्शी संसार बनाना है, तो मूल लेखन के ऊपर ही ज़्यादा जोर देना होगा। अनुवाद केवल उसके एक छोटे से हिस्से की रचना कर सकता है। ये प्रतिमान के अनुभव से मैंने सबक सीखा है। पहले इसी सबक को सीख के ही हम लोगों ने प्रतिमान निकालना शुरू किया था, और मुझे लगता है कि इस सिलसिले को लगातार मूल लेखन हो हिंदी में, विमर्शी लेखन, वो समाज विज्ञान का हो, उसको समाज विज्ञान कहा जाए ना कहा जाए, ये एक अलग बहस हो सकती है, चर्चा हो सकती है, लेकिन इस तरीके से होना चाहिए। अच्छा, अब जो हिलाल ने कहा कि इसका सिद्धांतीकरण का प्रश्न आपने उठाया, तो ट्रांसलेशन स्टडीज में अनुवाद का बहुत सिद्धांतीकरण होता है, और
मेरा मानना ये है कि वो ट्रांसलेशन स्टडीज़ के प्रोफेसर तो वो लोग हो जाते हैं, लेकिन अनुवादक नहीं होते, मतलब जो हाँ। तो इसका क्या सिद्धांतीकरण किया जाए, ये एक सवाल है जिस पर मैंने कभी सोचा नहीं है। लेकिन ट्रांसलेशन का एक व्यवहारिक संहिता, सिद्धांत तो छोड़ दीजिए, ट्रांसलेशन की एक व्यवहारिक संहिता, एक प्रैक्टिकल प्रोटोकॉल से ट्रांसलेशन का बनाया जा सकता है। और उसको मैं पूरी बात कह दूं, नहीं, जो जहाँ पर आपने पिछली बात खत्म की थी, मेरा सवाल वहीं से है कि केवल जैसे आपने कहा कि मूल लेखन जो है वो भारत के विशेष संदर्भ में समाज विज्ञान की जो रचना भारतीय भाषाओं में होगी उसके लिए ज़रूरी है। मेरा सवाल जो है वो ये है कि इस मूल लेखन के लिए हम एक और तो अनुवाद पर आश्रित होते हैं, और वो अनुवाद केवल इसलिए नहीं कि हम किसी अंग्रेज़ी टेक्स्ट को पढ़कर उसको शब्द दर शब्द अनुवाद करें, बल्कि उसका कॉन्सेप्चुअल ट्रांसलेशन भी होता है। जो सैद्धांतिकरण की बात मैं कह रहा हूँ वो ये है कि जब हम भारत में भारतीय भाषाओं में, और क्योंकि हम ज़्यादातर लोग हिंदी में ही काम करते हैं, जब हम अपनी भाषा में किसी चीज़ की व्याख्या करते हैं, किसी चीज़ को और अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं, और हमने काफ़ी अच्छी तरह से आज़ादी ली भी है, उस आज़ादी का जो एक एक्सपेरिमेंट है हमारा, उस एक्सपेरिमेंट का सिद्धांतीकरण करने का अर्थ ये नहीं कि हम उसकी कोई संहिता तैयार करें। उसका अर्थ ये है कि हम उसको टेंटेटिव रखें और ये बताएं कि ये हमारे प्रयोग से कहीं ना कहीं पर एक कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हुआ है, एक अवधारणाकृत एक कृति बनी है हमारी, जो कि हमारे अपने अनुभवों के साथ में है। मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय भाषा कार्यक्रम में मूल लेखन अनुवाद दोनों को शामिल करके हम एक डायरेक्शन में तो गए हैं, अभी उस डायरेक्शन को हमने उसको रिविजिट नहीं किया है। 10-15 साल के इस कार्यक्रम में मुझे ऐसा लगता है कि हमें रिविजिट करना चाहिए। जो हमारे गेन्स हैं, हमारे जो हमें फ़ायदे हुए हैं उससे, वो बौद्धिक हैं, लेकिन उस बौद्धिक प्रयोगों का एक समुच्चय तैयार करके, मैं कहूँगा मॉडल तो नहीं, लेकिन हम एक चीज़ दिखा सकते हैं कि हमने इस काम को ऐसे किया जिससे कुछ तर्क निकल सकते हैं। देखिए, मैं जब कह रहा हूँ, दरअसल मैं भी वही कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। मैं उसको फिर से दोबारा कहूँगा, मैं उसको नाम दूंगा कि उसकी एक व्यवहारिक संहिता प्रोटोकॉल तैयार किया जाए उसका। अब उस प्रोटोकॉल में अनुवाद के साथ साथ में जो टेक्स्ट हिंदी में इंटेलेक्चुअल टेक्स्ट तैयार करने की जो और तरीके हैं, जैसे कि इंटरव्यू, जैसे पुरानी रचनाओं का संक्षिप्तीकरण, या उनको ताज़ा बनाना, उनमें से पुरानी बातें निकाल के नई बातें जोड़ना, जो किताबें लिखी गई उसके अंदर सब ये काम किया भी गया है। एंथोलॉजी संकलन तैयार करना विभिन्न विषय वस्तुओं के ऊपर तय करके हैं। ये सब जो प्रैक्टिस ओरिएंटेड युक्तियाँ अपनाई गई, जो कभी योजना पूर्वक कभी अनायास हुई, मतलब जो है ये सब जो बनेंगी। हम लोगों ने कुछ शुरू में कोशिश ग्लॉसरी बनाने की भी की थी, किताबों के पीछे भी छापते थे हम लोग। नहीं रविकांत, हम सब लोग मिल के बैठते थे, हम, मैं, आप, आदित्य वगैरह बैठ के बहस करके शब्द को ये लिखा जाए, उसका मतलब क्या है, ये सब हम लोग करते थे। बाद में हम लोगों ने करना बंद कर दिया इसको, लेकिन शुरू में हम लोग करते थे। तो ये सब चीज़ें, इनका एक व्यवहारिक प्रोटोकॉल बनाया जाए, और उस प्रोटोकॉल के केंद्र में सोशल साइंस की भाषा कैसे विकसित हो, ये होना चाहिए उस प्रोटोकॉल के केंद्र में। तो सोशल साइंस की भाषा विकसित कैसे करेंगे हम, तो उसमें तो हिंदी कैसे लिखी जाती है, यही चीज़ उसके केंद्र में होगी। भाई हिंदी में हम एक अखबारी आर्टिकल लिखते हैं, हिंदी में एक खबर लिखते हैं, हिंदी में हम समाज विज्ञान का लेख लिखते हैं, तो भाषा क्यों बदल जाती है हमारी? क्यों हम अंग्रेजी की तरह उसमें कई बार की लिख देते हैं उसके अंदर? हम ये क्यों नहीं कोशिश करते कि हम एक ही बार की लिखें? मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब लोग ऐसे ही करें। हम एक बार की लिखेंगे तो सेंटेंस सीधा, सरल, और जो हिंदी का सहज घोषणात्मक वाक्यों की भाषा है हिंदी, एक वैसा वाक्य बनेगा और वो आसानी के साथ पाठक तक पहुँचेगा। इस तरह की बहुत सी ऐसी युक्तियाँ हैं जिन युक्तियों को मैंने समझा है और लोगों ने भी समझा होगा। उन युक्तियों को उसमें सिलसिलेवार उनका वर्णन किया जा सकता है। अगर तो वो जो नए अनुवादकों के लिए वो एक तरह की वो होंगी, एक तरह की शिक्षा होगी, या एक तरह का इशारा होगा कि वो इनकी मदद लें, तो वो ज़्यादा अच्छे अनुवादक हो सकते हैं। फिर मैं कहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति पुस्तकों का अनुवादक है और अनुवाद करने की प्रक्रिया उसको अच्छे मूल लेखन की तरफ नहीं ले जा रही है,
तो यह भी अपने आप में एक समस्या है। अगर कोई किसी व्यक्ति ने 3 सोशल साइंस की किताबें अनुवाद की हैं तो उसकी खुद की सोशल साइंस की भाषा कुछ बन जानी चाहिए उस प्रक्रिया में, और वो तभी बनेगी जबकि वो हिंदी लिखेगा अनुवाद में। अगर वो केवल नागरी लिखेगा और हिंदी नहीं होगी वो, तो फिर समस्या होगी। तो ये सब करने की ज़रूरत है, और आपकी बात ये सही है कि भारतीय भाषा कार्यक्रम का जो भी अनुभव हुआ है उस अनुभव को रिविजिट करने की ज़रूरत है, और उसका सूत्रीकरण करने की ज़रूरत है। वही सिद्धांतीकरण हो सकता है, वही प्रोटोकॉल हो सकता है। बहुत बहुत एक और बात आपने कही बीच में जिसका हम जिक्र नहीं कर पाए। आपने कहा कि भाषा तो वो है जो हम लोग जानते हैं और लिखते हैं, लेकिन जो अवधारणात्मक संसार है वो अवधारणात्मक संसार तो कोई कहीं और से आया है, और उसके लिए शब्द तो हिंदी में मौजूद नहीं है। वो तो हम लोगों को कोशिश करके छेनी हथौड़े लेके और पेचकश लेके बैठना पड़ता है, तब हम उन शब्दों को बनाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि असली समस्या इसी जगह है। हमारी सारी बेचैनियों, सारी विफलताओं और आंशिक सफलताओं, आंशिक सफलताओं और सारी बेचैनियों, सारे क्षोभ की जड़ जो है वो इसी जगह मौजूद है। इसी जगह 20 साल काम करने के बाद में बिल्कुल आखिरी दौर में मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि केवल भाषा बदलना ही काफी नहीं है। हमने बहुत बहस की है कि भाषा बदल दीजिए, नई ज्ञान मीमांसा मिल जाएगी या मिल सकती है, ऐसा कोई एपिस्टेमिक गेन होगा जो शायद अंग्रेजी में नहीं हो पाता है। हम लोग समर्थक रहे हैं इसके, राजीव से और दूसरे साथियों से हम लोग बहस करते रहे हैं, लेकिन अब मैं इस निष्कर्ष पहुंचा हूं कि केवल भाषा बदलने से काम नहीं चलता है। वहाँ एपिस्टेमोलॉजी के लेवल पे भी अलग से आपको संघर्ष करना होगा। अगर आप पूरी वो एपिस्टेमोलॉजी पकड़े रहेंगे तो भाषा आपकी भाषा रहेगी, लेकिन लिखेंगे वही जो कि वहाँ से मिलता है आपको, कुछ नया नहीं कर पाएंगे। खैर, इस पर आगे चर्चा हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय भाई। इस सेगमेंट को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे और अगले सेगमेंट पर उपनिवेशवाद और जो अभय जी का आज का काम है उस पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।